आजमी साहब का तारुफ ये है कि ये एक कॉलमिस्ट है, राइटर है, ऑथर है और ये भी रॉन्गफुल कन्विक्शन का शिकार हुए हैं। टाडा का केस इन पर लगाया गया, 24 साल टाडा का केस इन पर चला, 25 साल इन पर टाडा का केस चला और 25 साल के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, इनको एक्विट किया। तो इतने अरसों तक के वो जो प्रोसिक्यूशन की जो तलवार है ये उनके सर पर जो लटकती रही। तो यार हमारे दरमियान है, ये अपनी स्टोरी भी रखेंगे और हमारे केस के बारे में भी रखेंगे। मैं साथ ही साथ खालिद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के प्रोग्राम की गर्ज़-ओ-गायत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे भी इस केस में अरेस्ट किया गया था, 9 साल जेल में रखा गया और 2015 के एंड में जब जजमेंट आया तो मुझे बाइज्जत बरी करके छोड़ दिया। लेकिन जो ये 12 लोग हैं, इन 12 लोगों को रॉन्गफुल कन्विक्शन दिया गया। वो रॉन्गफुल कन्विक्शन कैसे हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। तो ये 12 लोगों का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। 12 लोगों में ये सबसे पहले जो है मुज़म्मिल शेख है, ये मुमरा के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो जेल ने माँ बाप के मैयत पर आने की इजाजत नहीं। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी इजाजत नहीं दी, अभी सुप्रीम कोर्ट का। तो ये मरे हुए बाप का चेहरा भी नहीं देख सका, मरे हुए बाप के कब्र पर भी आज तक नहीं जा सका। इसके बाप को मर के 6 महीना हो। ये छोटा भाई है, इसको लाइफ की सजा इस केस में मिली है। इसका बड़ा भाई जिसकी फोटो वो सेकंड लास्ट फैसल शेख, ये उसका बड़ा भाई है, इसको इस केस में फांसी की सजा मिली। और दोनों भाई पिछले 13 सालों से, ये पूरे के पूरे लोग 13 सालों से जेल में कैद। और इनका जो मिडल भाई है, यानी फैसल से छोटा और मुज़म्मिल से बड़ा राहिल शेख, पुलिस का कहना है कि वो भी इस केस में जी तो ये छोटा भाई है और इससे बड़ा जो है ये फैसल। और इन दोनों के दरमियान एक भाई है मंजिला भाई, जिसका नाम है राहिल शेख। और पुलिस का कहना है कि वो भी इस बम ब्लास्ट केस में इन्वॉल्व है, जिसको वांटेड करार दिया गया। पिछले 13 साल से वो इंडिया में नहीं है। वो कहाँ है हमें नहीं मालूम, जिंदा है या मुर्दा है हम नहीं जानते, क्योंकि आज तक वो अपने घर वालों से भी कांटेक्ट नहीं कर सका जब पुलिस ने उसे वांटेड करार दिया। इसके बाद ये है मोहम्मद अली शेख, ये मुंबई गवंडी में रहते हैं, इनकी फैमिली मेंबर भी आ रही है। इनका गवंडी में बहुत छोटा सा घर है, 10 बाई 10 का। और पुलिस की स्टोरी ये है कि इसके घर में बैठ के 15 लोगों ने बॉम्ब बनाए, जो कि एक फॉल्स स्टोरी पुलिस ने बयान की। इसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा साला है साजिद अंसारी। इसके बड़े भाई, आप इधर आइए, इसके बड़े भाई अभी आने वाले हैं। ये साजिद अंसारी पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है, मोबाइल रिपेयरर है। और इसी मुनासिबत से पुलिस ने यह एलिगेशन लगाया कि ये बॉम्ब मेकर है। मोबाइल रिपेयरिंग का जो सामान था पुलिस ने वो उठाकर ले गई और पुलिस ने कहा कि साहब इससे बॉम्ब बना है। एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि जो सामान पुलिस ने जब्त किया और जिस सामान के बदौलत बॉम्ब मेकिंग का पुलिस का एलिगेशन है, उस सामान में आरडीएक्स के कोई बाकियात नहीं मिले, कोई जो है ट्रेसेस फाउंड नहीं हुए। ये एफएसएल की रिपोर्ट है कोर्ट के सामने। इसके बाद मोहम्मद माजिद, ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इसकी शादी होती है और 1 साल के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसकी बीवी की दोनों किडनी फेल हो चुकी है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है।
कई बार हम लोग हाई कोर्ट गए कि इसको पैरोल दिया जाए, कम से कम वो बीवी से मुलाकात कर सके, बीवी के इलाज के लिए कुछ काम कर सके, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी पैरोल रिजेक्ट कर दी और अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये 13 साल से जेल में कैद है और इस पर इल्जाम ये लगाया कि इसने कुछ पाकिस्तानी बंदों को बंगाल बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से क्रॉस करके इंडिया लेकर आए, लेकिन इसके बारे में कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है। एक झूठा विटनेस उन्होंने खड़ा किया है और झूठा विटनेस कैसा पुलिस बनाती है थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, मेरी किताब में भी आप उसको देखेंगे कि पुलिस के पास स्टॉक विटनेस होते, खबरी होते, और उन खबरियों को पैसा देकर, लालच देकर, या जो चार्जशीटेड लोग हैं उनको डरा कर, धमका कर केस बना लिया जाता है। इसके बाद ये जो फैसला का मैंने आपको बताया, ये जो है कमाल अंसारी, इनकी माँ बिहार में रहती है, बॉम्बे आ चुकी है, थोड़ी देर में वो पहुंच गए, बीटी स्टेशन पर आगे इनकी माँ आएगी, आप उनके मुंह से भी सुन लेना कि ये लड़का जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ उस दिन इंडिया में नहीं है। उस दिन ये बॉर्डर क्रॉस करके, मतलब ये इंडिया के बाहर नेपाल जाता है लीगली अपनी गाड़ी से, और बॉर्डर पे एंट्री करता है, अपनी टू व्हीलर व्हीकल की एंट्री करता है, उसका नंबर डालता है, अपना नाम डालता है, अपनी सिग्नेचर करता है और अपने रिलेटिव से मिलने जाता है, काम हो जाता है, वो वापस शाम में 11 जुलाई को आ जाता है। लेकिन पुलिस की स्टोरी है कि 11 जुलाई को वो बॉम्बे में है और चर्च गेट पे जो है बॉम्ब प्लान कर रहा है। हमने इसकी सीडीआर मंगाई आरटीआई से, ऑल डेटा रिकॉर्ड मंगाया, कोर्ट में सबमिट किया। साहब देखिए 11 जुलाई का इसका लोकेशन बॉम्बे नहीं है, बिहार है, और बिहार में भी जो है बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर, बिहार से नेपाल बॉर्डर ही लगता है ना। लेकिन पुलिस ने उसको जो है कोर्ट ने इसको रिलाय नहीं किया और इसको फांसी की सजा दी। फैसल को फांसी की सजा दी, कमाल को फांसी की सजा दी। उसके बाद नीचे है एहतशाम सिद्दीकी। ये जो एहतशाम सिद्दीकी है ये मीरा रोड में है, केमिकल इंजीनियर, पब्लिशर, जो किताबें छापते हैं, ओपन उनका बिजनेस है। और इन पर यह एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने जो है बॉम्ब मेकिंग की, इन्होंने जो है बॉम्ब प्लांटिंग की। जिस दिन आइए ये जो कमाल अंसारी मैंने आपको बताया फोटो में, ये बिहार से आए हुए कमाल अंसारी के पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी वालदा है, उनके रिलेटिव है। मैं गुजारिश करूंगा कमाल अंसारी की वालदा से कि बड़ा इकराम स्टेज पर तशरीफ लाए। पीछे चेयर लगो। हाँ, शहीदुल निसा इनका नाम है। इनके शौहर डिफेंस में काम करते थे, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे, टेलरिंग का काम करते थे। 35 साल इन्होंने डिफेंस में सर्विस की इनके शौहर ने। लेकिन आज इनके बेटे को झूठे केस में फांसी की सजा दी गई है। ये बड़े अफसोस की बात है। और आज इनकी माँ को संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बड़ा बेटा जो है जेल में है और बाकी जो बेटे हैं सब यहाँ वहाँ कारोबार में, अपने धंधे में, काम धंधे में लगे हुए हैं। ये अकेली बिहार में रहती है और सिर्फ रोती है कि मेरा बेटा जो बेगुनाह है वो कब जो है यहाँ होकर के आए। आज खास हमने 11 जुलाई की इस प्रेस मीट के लिए गैदरिंग में इनको बुलाया, ये यहाँ पर आई और मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एहतशाम के बारे में मैंने बताया, ये है डॉक्टर तनवीर अंसारी, साबुर सिद्दीक कॉलेज, साबुर सिद्दीक हॉस्पिटल हिंदी बाजार में, वहाँ पर ये आरएमओ है, आईसीयू के इंचार्ज है। पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहे हैं, पेशेंट्स को जो है पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि उसी टाइम
पुलिस का ये क्लेम है कि वो गवर्नरी में बैठ के बॉम्ब मेकिंग कर रहा है। हालांकि जो थंब इंप्रेशन जो होता है, तो ड्यूटी में जब हम लोग जाते हैं थंब इंप्रेशन देते हैं, बायोमेट्रिक इंप्रेशन जो दिया जाता है उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि 9, 10, 11 जुलाई को ये हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने इनकी नहीं मानी और इनको सजा दी। इसके बाद ये आसिफ बशीर खान जलगांव से ताल्लुक रखते हैं, सिविल इंजीनियर। नहीं आप देखिए सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। आसिफ बशीर खान सिविल इंजीनियर है, जलगांव से इनको पकड़ा जाता है और इनको ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये मास्टरमाइंड है और इन्होंने जो है प्लान किया है बम, और इनको फांसी की सजा दी जाती है। इस वक्त ये पूना जेल में कैद है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो जमीर अहमद, आपके बगल में रहते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे सेंट्रल के बाहर चाबी बनाने की एक दुकान है, वहां पे वो कारोबार करते हैं और इनको पुलिस उठा करके 1 हफ्ते तक के पुलिस स्टेशन में इलीगल डिटेन करती है और बाद में इस केस में अरेस्ट करके इनको जो है लाइफ की सजा दी जाती है। इसके बाद है सोहेल शेख, सेकेंड लास्ट। ये जो सोहेल शेख है ये पूना के रहने वाले हैं। इन पर भी इल्जाम यह है, ये स्पिरिचुअल लीडर है। आपको मालूम है कोई बीमार हो जाता है रूहानी तौर पे, किसी के आम में जीन भूत आ जाता है, तो कुरान की आयत से उसका इलाज करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर। लेकिन ये सोहेल शेख को भी इस बॉम्ब ब्लास्ट केस में इन्वॉल्व करके इनको जो है सजा दी गई। और सबसे लास्ट है नावेद हुसैन खान, मीरा रोड थाना के रहने वाले। इनके भाई जर्नलिस्ट है, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है और उनको ये कहा गया कि ये इन्होंने जो बॉम्ब प्लान किया, बॉम्ब रखा है ट्रेन के अंदर, इनको फांसी की सजा दी। ये 12 के 12 लोग इस वक्त महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में कैद हैं। पिछले 13 साल से कोर्ट के सामने चीख कर चिल्लाकर वो कह रहे हैं कि हमने गुनाह नहीं किया है, हमें बॉम्बे एटीएस ने फंसाया है, हमको टॉर्चर करके कन्फेशन दिया गया है, हमारे खिलाफ जो विटनेसेस लाए गए हैं वो बोगस है। पहले दिन से हम चिल्ला कर कह रहे हैं, मैं आज 2019 में ये बात नहीं कह रहा हूँ, 2006 में हमने ये बात की, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, लेकिन कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और कोर्ट ने पुलिस के झूठे वर्जन को कबूल करके इनको कन्विक्शन दिया। ये 12 में से 5 लोगों को फांसी, 7 लोगों को लाइफ है। इस वक्त इनका केस क्या है वो भी आप सुनिए। 2015 में कन्विक्शन लगा और 2015 में कन्विक्शन लगने के बाद से लेके अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में इनकी सुनवाई एक दिन भी नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि 200 पेजेस ऐसे हैं जो बॉम्बे एटीएस हमको नहीं दे रही है, 200 पेजेस। और एटीएस पुलिस का कहना है कि वो इलिजिबल पेजेस है, फटे हुए हैं, धुंधलाए हुए हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उनको समझा नहीं जा सकता। और हमारा मानना ये है कि ये वही पेपर है इंपॉर्टेंट जो हमारे डिफेंस से ताल्लुक रखते हैं, जिसको आपने छिपा के रखा है। तो वो पेपर दीजिए तभी जो प्रोसीडिंग शुरू होगी, लेकिन वो पेपर हमको नहीं मिल रहे। अभी 5 जुलाई को तारीख थी, नेक्स्ट जुलाई जो 27 तारीख दी गई। तो ये छोटा सा मैंने आपके सामने ब्रीफ ऑफ द केस रखा है। हमारे दरमियान दिल्ली के कुछ मेहमान आए हैं, मैं गुजारिश करूंगा फवाद शाहीन से कि प्लीज में स्टेज पर तशरीफ लाएं और साथ ही साथ शारिफ अली से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं मजाहिर से गुजारिश करूंगा कि मजाहिर है कि वो आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं और तो मैं अभी जो मेहमान आए हैं श्वेता भट्ट को हमने बुलाया था। श्वेता संजीव भट्ट एक ऐसी लेडी का नाम है जो 2 दिन पहले यहाँ पर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी जगह पर, उन्होंने थोड़ा डिटेल से बताया है
उनके शौहर को भी राउंडफुल कन्विक्ट किया गया। ये हमारा केस है, ये हमारा क्लेम है, इसीलिए हमने इनको इस प्रोग्राम में बुलाया है सॉलिडेरिटी के लिए। लेकिन इत्तेफाक से रात में मुझे उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि वालिद अहमदाबाद हाई कोर्ट में मुझे अपील के लिए फ़ौरन जाना है, इसलिए वो नहीं आज पहुँच सकी। और जो दिल्ली से हमारे मेहमान आए हैं वो अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं गुजारिश करूँगा कमाल अंसारी की जो वार्ता आई है कि मुख्तसर तौर पर बताइए कि किस तरह से कमाल के साथ ज्यादती हुई है और किस तरह से आप तकलीफ़ों से गुजरी है और इंसाफ की कितनी उम्मीद आप कर रही है इस पूरे सिस्टम से। आप मुख्तसर अपनी बात रखिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं कमाल अंसारी की वालिदा बिहार से आई हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है, बेगुनाह है। वो घर में सोया हुआ था, सोने के 10 साढ़े 10 बजे के करीब पुलिस आई और उठा लिया। किसी ने पूछने का सवाल किया तो उस सबको बंदूक दिखा दी थी, खबरदार तुम लोग मत बोलोगे, मैं कुछ पूछने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वो लेके चली गई। मैं रोती रही, पीटती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। और इसके बाद में मेरा बेटा बहुत ही गरीब है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, 2-4 क्लास पढ़ा लिखा है। यहाँ तक कि उसके रहने के घर नहीं है, घर गिर पड़े हैं 13 साल के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं 5। और उसके बाद में पढ़ाई लिखाई में भी बर्बादी हुई है। मेरी तबीयत खुद खराब रहती है, बहुत परेशानी के साथ मैं बहुत मात्रा पहुँची हूँ। खुदा के लिए मेरे बच्चे को रिहा कर दिया जाए, उसकी कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, बेगुनाह है वो। कोई ऐसा आदमी नहीं है, देख लीजिए आप लोग कि उसके घर रहने के लिए सफर नहीं, घर नहीं है, तो आदमी क्या ऐसा करना काम करेगा। ऐसा ही नहीं उसको दिया गया है, वो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो कभी बम्बे आया भी नहीं हुआ, उसने बम्बे देखा भी नहीं हुआ। और मैं अकेले बिहार में पड़ी रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, कोई काम करते नहीं मालूम नहीं होता। बच्चों को पालूंगी, खुद इलाज कराऊँ, बहुत परेशान हो जाए। खुदा के वास्ते हमारी मदद की जाए और बच्चों को रिहा किया जाए। कमाल अंसारी को बहुत परेशान हूँ, मेरे अल्लाह इस बचा ले, इस कहर से, जालिमों के कहर से बचा ले अल्लाह। बस आप ही लोग हमारी मदद करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बच्चे बेगुनाह है, उसको रिहा कर दिया जाए, एक मौका दिया जाए उसको अदालत में आने के लिए। उसको घर से उठाया गया, बहुत मारपीट किया गया। मैं उससे मिलने आई थी एक मरतबा बम्बई में, मुझसे मिलने नहीं दिया गया। और मैं क्या कहूँ आप लोग के सामने, मेरे पास तो अंदाज नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं अकेले बिहार में बहुत मुश्किल से आई हूँ। और क्या कहूँ, बहुत कसूर है वो, बेगुनाह है वो, 13 साल से। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत परेशानी है, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहूँ आप लोगों का। मैं एक बार बिहार गया था उनके घर पर। तो ये जहाँ रहती है बिहार में मधुबनी, बहुत ही छोटा सा एक झोपड़ा है एक गांव में, और अकेली एक बेचारी है। और मुझे कमाल ने जेल में कहा था कि जब तुम छूट के जाओगे तो कभी बूढ़ी माँ से मिलने जरूर जाना। और जब मैं गया तो ये बहुत रोई और खुश हुई कि चलो कोई मिलने आया। और उन्होंने कहा कि बेटा मेरा बेटा भी बेगुनाह है, तुम तो छोड़ गए, मेरा बेटा क्यों नहीं छूटा। तो मैंने कहा अदालतों में नाइंसाफी भी होती है और कुछ इंसाफ भी हो जाता है, तो सब्र कीजिए, हो सकता है इंशाअल्लाह कि आला अदालत में, बड़ी अदालत में आपके साथ इंसाफ हो। कमाल को एक बीमारी लग गई पुलिस टॉर्चर की वजह से और जेल के ट्रॉमा की वजह से। उसकी दोनों आंखें ब्लाइंड हो गई और डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजारोगे तो आप कंप्लीट ब्लाइंड हो जाओगे बहुत जल्द। और आप जानते हैं कि जेल का जो मेडिकल सिस्टम है कितना कमज़ोर है, और वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल नहीं दिया जाता।
इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा और भी फैमिली मेम्बर्स हैं बीमार, मुझे फ़ोन आया है, मुझे रास्ते में पहुँचे हैं, साजिद के भाई भी आ रहे हैं, शरीफ ज़मीर के भाई भी आ रहे हैं, तो वो भी आपके सामने कुछ बात रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करूँगा फवाद शाहीन से, जो दिल्ली से आए हैं, SIU की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, क्वीन फाउंडेशन के रिसर्चर हैं, इनोसेंस नेटवर्क के फाउंडर मेंबर है और बहुत ही फ़ाल शख्सियत है दिल्ली में और पूरे मुल्क में, जो बेगुनाहों के हक में, नाइंसाफ़ी के हक में जो आवाज़ उठाते हैं और तहरीकी हलकों के अंदर और आम जनता के अंदर बहुत फ़ाल शख्सियत है कि वो इस पूरे मामले में पूरी रिसर्च की है उन्होंने इस केस में, वो अपने ख्यालात का इजहार करे। फवाद शाहीन। अस्सलाम वालेकुम साथियों, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए और वाहिद भाई का और मुंबई के सारे साथियों का कि आप लोगों ने आज इसे ऑर्गेनाइज किया। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मैं आपके सामने सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, आपके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि क्यों आज हमने इसको मनाना, इस दिन को याद करना क्यों ज़रूरी समझा, क्यों हम इस केस को, इसको लड़ना और इसके बारे में कुछ सवाल पूछना ज़रूरी समझते हैं। इसमें जाने से पहले लेकिन बस आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को 7/11 के जो मुंबई के बम धमाके थे, इसको आज याद कौन कर रहा है, इसकी तरफ ज़रा गौर कीजिएगा। कौन लोग हैं जो आज इसकी बात कर रहे हैं, कौन लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। आज से 13 साल पहले इस शहर में बहुत ही भयानक और दर्दनाक धमाके होते हैं। 200 के करीब लोग हलाक हो जाते हैं, कई सौ लोग उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। पता नहीं कितने परिवार, कितनी फैमिलीज उससे इफेक्ट होती हैं। पूरे मुल्क पे उसका एक सदमा है। पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में उस अटैक की बेसिस पे, उस बम धमाके की बेसिस पे कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ क्लेम्स किए जाते हैं, कुछ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उन दावों की बुनियाद पर कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, कानून बदल जाते हैं, नए कानून लिख दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े, इतने ठोस दावे किए जाते हैं। और आज 13 साल बाद अगर उस बम धमाके की कोई बात कर रहा है, अगर उसके जो इनोसेंट विक्टिम्स थे, जो 200 लोग हलाक हुए, जो 700 लोग जख्मी हुए, जो परिवार उससे अफेक्टेड हुए, अगर आज उन्हें कोई याद कर रहा है तो कौन याद कर रहा है, एक बार इस पे गौर कीजिए। सच्चाई ये है कि इन धमाकों के विक्टिम सिर्फ उस दिन जो ब्लास्ट से फिजिकली इंजर्ड हुए थे वो लोग नहीं है, उसके बाद वो लोग तो जाहिर है इसके पहले विक्टिम है, लेकिन उस विक्टिमहुड के बाद एक और विक्टिम तैयार किया गया। जो स्टेट की मशीनरी है और जो पुलिस है, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनका काम था सच को ढूंढना, जिनका काम था जिन लोगों ने धमाका किया है उनको सजा देना, जो जख्मी है, जो विक्टिम्स है, उन्हें इंसाफ दिलाना, उस सिस्टम ने और उस प्रशासन, उस पुलिस फोर्स ने कुछ और विक्टिम तैयार किए। उसमें से कुछ विक्टिम आज जेल में हैं, कुछ लोगों के परिवार वाले आपके सामने मौजूद हैं, वो भी इस धमाके के विक्टिम हैं, इस सिस्टम के विक्टिम हैं। कुछ लोग और हैं जो उस धमाके की वजह से फांसी पर चढ़ाए जाने वाले हैं। 5 लोग फांसी के सजा याफ्ता हैं इस केस में, और वो सब लोग इसी 7/11 ब्लास्ट के विक्टिम हैं। और वो सिर्फ एक ब्लास्ट के विक्टिम नहीं है, बल्कि वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के विक्टिम है। इसीलिए आज हमने जरूरी समझा, वाहिद भाई ने जरूरी समझा, इन फैमिलीज ने जरूरी समझा, मुंबई के सारे हमारे साथियों ने जरूरी समझा कि इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह का एक रिमेम्बरेंस, इस तरह की एक याद मनानी चाहिए, जिसपे कुछ सवाल पूछे जाएं, कुछ कठिन सवाल पूछे जाएं और कुछ गौर किया जाए। 7/11 के जो मुंबई के धमाके हैं, ये हिंदुस्तान की तारीख में यकीनन मतलब ये एक बड़ा मोड़ है, बहुत भयंकर एक वाकया है, और इससे निपटने के लिए शायद हमको कभी ठीक तरह से मौका ही नहीं दिया गया। जैसे कि सारे धमाकों में हमने देखा है, सारे केसेस में देखा है, जैसे ये धमाके हुए वैसे ही फौरन हरकत में आ गई हमारी पुलिस की मशीनरी, हमारा सिस्टम, और उसने कुछ आसान टारगेट ढूंढना शुरू किए। समाज को इंसाफ चाहिए था, समाज को कुछ एक्शन चाहिए था, उसको देखना था कि कुछ हो रहा है, तो सिस्टम ने कुछ विक्टिम्स क्रिएट किए, सिस्टम ने कुछ विलन क्रिएट किए, कुछ इंडिविजुअल्स को एक विलन की तरह क्रिएट किया, किसी आइडियोलॉजी को टारगेट किया,
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उससे रंग दिया। ये स्टोरी आप सबके सामने जो पूरी स्क्रिप्ट है कोई नई चीज नहीं है, हर बम धमाके में इसी तरह से होता है। 7/11 के धमाकों में भी वाहिद भाई आपके सामने तफसील से बता रहे थे हर एक इनोसेंट जो जेल में है उसके केस के बारे में। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। 7/11 के धमाके होते हैं, उसके फौरन बाद तकरीबन 150 लोगों को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है। इसके कनेक्शन में बहुत सारे, जैसा कि ऐसे हर धमाके के बाद होता है, अचानक से कुछ मास्टरमाइंड्स के बारे में बात होने लगती है। 1-2 हफ्ते कुछ मास्टरमाइंड्स की सुर्खियां चलती हैं, उसके बाद वो सुर्खियां गायब हो जाती हैं, उन लोगों का फिर कभी नाम नहीं सुनाई देता है। अचानक कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, कुछ मुंबई से गिरफ्तार होते हैं, कुछ बिहार से गिरफ्तार होते हैं। उनकी गिरफ्तारी के पीछे तो 7 जुलाई को ये धमाके होते हैं और 30 सितंबर 2006 को एटीएस डिक्लेयर करती है कि केस सॉल्व हो गया है। साइंटिफिक और थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद एटीएस क्लेम करती है कि हमने ये केस क्रैक कर लिया है, इसके सारे मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गए हैं। आईएसआई और लश्कर तैयबा की मदद से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने ये धमाका किया था। इसमें किस ब्रांड के प्रेशर कुकर इस्तेमाल हुए हैं उसकी भी बात कह दी जाती है। और ये पूरे केस का कुछ एक मरकज बनाया जाता है, एक सेंटर बनाया जाता है। वो जो ये पूरे केस का जो फार्स है और उसकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो असल में ये इसी पूरे 1.5-2 महीने की कहानी है। 7 जुलाई को धमाके होते हैं, उसके बाद जब मास्टरमाइंड की फहरिस्त आना शुरू होती है और फिर जब गिरफ्तारियां होती हैं, इस पूरे दौरान एक माहौल बनाया जाता है। अगर आप उस वक्त की प्रेस क्लिपिंग्स को देखिए तो एक ही बात जो है बार बार मुंबई की पूरी पुलिस और मुंबई का जो एटीएस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं और जो इनफॉर्मल सोर्सेज अखबार में आते रहते हैं, वो बार बार कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि कुछ लोगों के कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि वो वहां मौजूद थे, कि उन्होंने कई सारे कॉल्स किए, कि वो आईएसआई के हैंडलर्स से संपर्क में थे, कि वो लश्कर तैयबा के ट्रेनर्स से टच में थे, कि वो कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, कि वो अल कायदा के मैनुअल से कुछ बॉम्ब बनाने की टेक्निक सीख रहे थे। इस तरह की बहुत सारी बातें पूरे प्रेस, उस वक्त के आप प्रेस क्लिपिंग्स उठा के देखिए तो ऐसी वाइल्ड थ्योरीज आपको पूरे में मिलेंगी जो कि जाहिर है कि कोट अनकोट इन्फॉर्म्ड सोर्सेज के जरिए पुलिस अखबारों में फीड करती है। और जैसा कि मैंने, आप सब जानते हैं, आपने थोड़ा सा भी इस केस को अगर देखा होगा, इन सारी थ्योरीज का सेंटर बनाया जाता है कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को। जब मसलन वाहिद भाई की कई जो रिमांड एप्लीकेशन जो इनका दिया गया तो उसमें बताया गया था कि इनके सेलफोन से लश्कर तैयबा को कांटेक्ट करने के लिए इनका सेलफोन इस्तेमाल हो रहा था। इसी तरह से जितने अक्यूज्ड को भी अरेस्ट करती है पुलिस तो कोर्ट में ले जाके मजिस्ट्रेट से कहती है कि इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये लोग लश्कर तैयबा के टच में थे, आईएसआई के हैंडलर्स के टच में थे। कमाल अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रेनिंग लेकर आए थे, आईएसआई से गन वेपन्स ट्रेनिंग लेकर आए थे, और उसका सबूत क्या बताया जाता है, फिर से वही कॉल डेटा रिकॉर्ड, कि उस कॉल डेटा रिकॉर्ड और उनके मोबाइल में उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और वो कॉन्वर्सेशन है जिससे पता चलता है कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल की है, कि वो बहुत बड़े वेपन्स के कोई एक्सपर्ट है। 1 महीने तक ये वाकया चलता है। उसके बाद फिर मुंबई पुलिस कहती है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड, रिमांड में आपको इस तरह की चीजें भी मिलेंगी कि फला अक्यूज के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा जा रहा है, उसकी जांच होगी और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि बिल्कुल जैसे टीवी शोज में, सीएसआई के टीवी शोज में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, वैसा कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ हो रहा है जिसके बाद ऐसा सबूत निकल के आएगा जिसपे कोई, मतलब ऐसे नैरेटिव बनाया जाता है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ना रहे। अगर कोई शक कर रहा है तो उसका जाएगा अरे मुंबई पुलिस तो मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके पास तो अनइम्पीचेबल एविडेंस है। तो ये उस वक्त जो भी सवाल उठ रहे थे, अगर इनमें एक तो कोई कुछ कह नहीं रहा था उस वक्त, लेकिन अगर किसी के कुछ कहने की हिम्मत होती भी तो उसे चुप कराया जाता कि देखो इतने ठोस सबूत और इतने साइंटिफिक बेसिस पे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस दावे कर रही है, आप इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। इस साइंटिफिक खंडन करने के लिए एक और काम किया जाता है, फिर कहा जाता है कि इनका नार्को एनालिसिस होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए से हम पता करेंगे कि इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र कैसे रचा था, ये कॉन्स्पिरेसी कैसे की थी। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है नहीं, वैसे मतलब ये तो पहली बात है।
हालांकि ये यहाँ पे रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है हम आते हैं इस पे, मगर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, उस आप कर सकते हैं किसी सर्कमस्टांसेस में, अगर वो आपके मौजूदा एविडेंस को कोलैबोरेट कर रहा है, उसे कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी के गिल्ट को प्रूव करने के लिए उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट की क्या रियलिटी है, इसमें कुछ लाई डिटेक्शन होता भी है कि नहीं, ये सब बहुत, ये पूरा एक फार्स है। मगर जो इन लोगों के साथ हुआ 7-11 केस में जो हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी है। इसके बारे में डिटेल में बहुत लोगों ने लिखा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, खास करके मनीषा सेठी की किताब में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, अगर आप में से कोई तफसील से पढ़ना चाहे तो आप लोग जाके पढ़िएगा। लेकिन बस एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए, उस इलीगली किए गए और उसके ट्रांसक्रिप्ट को कोर्ट में पेश किया गया और मीडिया में उसको बहुत फैलाया गया, ये बताने के लिए कि इन लोगों ने नार्को टेस्ट में अपने गिल्ट को कबूल किया है। उस टेस्ट की असलियत यह है, सिर्फ 2 एग्जांपल आपके सामने दूंगा। नार्को के ट्रांसक्रिप्ट में यह था कि किसी अक्यूज से पूछा गया कि उस दिन कितने धमाके किए, तुमने उस दिन कितने धमाके किए, और जवाब था 7। असल में सवाल क्या पूछा गया था, 6 के बाद क्या आता है, जवाब दिया 7। बाद में वॉइस ओवर के जरिए से सवाल को बदल दिया गया, जवाब को रख दिया गया। इसी तरह से पूछा जाता है तुम्हारे बगल वाले सेल में कौन कौन लोग थे, तो 4 लोगों के नाम लेते हैं, ये मेरे बगल वाले सेल में थे। वॉइस ओवर के जरिए से उसको चेंज कर दिया जाता है, तुम्हारे साथ इस षड्यंत्र में और कौन कौन लोग थे, और उसको चेंज, जवाब को वही रख के सवाल को बदल के कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट से ज्यादा, लेकिन ये जो नार्को एनालिसिस का पूरा ड्रामा था, ये दरअसल कोर्ट के लिए हुआ भी नहीं था, ये हुआ था मीडिया के लिए और पब्लिक के लिए, ताकि इनके बीच में, इनके दिमाग में कोई सवाल ना रह जाए। और इसको इस्तेमाल भी ऐसे किया गया, उसके लीक्ड ट्रांसक्रिप्ट्स जर्नलिस्ट को दिए गए, रिपोर्टर्स को दिए गए, और पूरे में ये बात आ गई कि पहले तो कॉल डेटा रिकॉर्ड से ये साबित हुआ कि ये खूंखार आतंकवादी हैं जिन्होंने ISI से ट्रेनिंग ली है, जो लश्कर तैयबा से टच में थे, और जिन्होंने ISI और लश्कर तैयबा के साथ मिलकर पाकिस्तान से RDX लेकर के आए और फला ब्रांड के प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करके उन्होंने बॉम्ब बनाए। तो पहले तो बताया गया कि कॉल डेटा रिकॉर्ड से एकदम ये तो सवाल ही नहीं बचा और इसको प्रूव कर दिया गया। फिर कहा गया कि इसका एक कदम और आगे बढ़ के नार्को एनालिसिस में सारे अक्यूज ने पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सेप्ट कर लिया और अपना पूरा क्या क्या किस किस ने क्या रोल अदा किया वो सारी बातें उसमें आ गई। इसके जरिए से पूरे जो पब्लिक का जो कॉन्शियंस है, पब्लिक का जो जस्टिस के लिए उस वक्त जो एक तड़प थी, लोगों के अंदर एक गुस्सा था, लोग चाह रहे थे कुछ हो, उस पूरे सेंटिमेंट को ठंडा कर दिया गया। जो लड़ाई है हमारे साथियों की वो इसके बाद शुरू होती है। उसके बाद 2 साल बाद सबसे पहले इनके वकील शाहिद आजमी शहीद के जरिए से वो खत आते हैं, जो जेल से ये लोग खत लिखना शुरू करते हैं, जिसमें ये भयंकर टॉर्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें फोर्स्ड कन्फेशंस की बात कर रहे हैं, और फिर ये लाई डिटेक्टर टेस्ट की रियलिटी सामने आ रही है। तो धीरे धीरे कुछ आना शुरू हुआ कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। जो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र ATS जो कह रही थी, उतना सिंपल ये मामला नहीं है। जब वो टॉर्चर की डिटेल आना शुरू होती हैं, जब वो फोर्स कन्फेशंस की डिटेल आना शुरू होती हैं, तब जाके हम में से कुछ लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। प्रोसिक्यूशन का केस भी इसी तरह से आप देखिए, जिस कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की बेसिस पे पूरा केस बनाया गया था महाराष्ट्र ATS की तरफ से, वही कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कोर्ट में महाराष्ट्र ATS कभी नहीं बताती है, ना कभी तलब करती है। उसे तलब कौन करता है? यही अक्यूज्ड, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ ये ठोस सबूत है, वो अक्यूज कहते हैं कि कॉल डेटा रिकॉर्ड सामने लाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम वहां पे उस वक्त थे ही नहीं। असल में कॉल डेटा रिकॉर्ड्स अगर सामने लाए जाएं इनके, तो पता चलेगा कि ये लोग तो उस वक्त, इनका उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्रोसिक्यूशन की सारे क्लेम्स फॉल्स हैं, और उनका एलिबाई बन जाएगा। इस बात को हाईकोर्ट तक की लेवल पर स्वीकार किया गया कि अगर क्या प्रोसिक्यूशन को एक खतरा है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड सामने आ गए तो उनकी पूरी स्टोरी डिमोलिश हो जाएगी, क्योंकि अक्यूज का क्लेम ये है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड से हमारी बेगुनाही साबित हो रही है, वो हमारा एलिबाई है। तो पहले तो कोर्ट ATS कहती रही कि हम वो नहीं दे सकते रिकॉर्ड्स, क्योंकि उससे हमारा केस खराब हो जाएगा। बाद में अचानक से ये मोड़ आया कि वो कहने लगे हमारे पास कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी थे ही नहीं।
और आप जैसे जैसे प्रोसिक्यूशन कहानी आगे बढ़ती है, आप अचानक से देखिएगा कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की सारी बात ही उड़ जाती है। तो जो साइंटिफिक अनइम्पीचेबल अनशेकेबल एविडेंस कहा जा रहा था, वो एविडेंस गायब ही हो जाता है। वो एविडेंस की कोई वैल्यू, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता प्रोसिक्यूशन के असल केस में। ये है रियलिटी दरअसल मुंबई के 7-11 के इन्वेस्टिगेशंस की। फिर सवाल ये आता है कि बिना एविडेंस के इन लोगों का कन्विक्शन कैसे हुआ। बात बहुत साफ है कि टेरर को लेकर के इसमें असल में कानूनी नुक्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसमें जाने के बजाय आपको बहुत एक सिंपल रियलिटी की तरफ ले जा रहा हूं। जो मेन एविडेंस थी प्रोसिक्यूशन की, वो तो उन्होंने खुद ही कोर्ट में पेश नहीं की, तो इसके असल में लीगल नुक्ते पे बहस करने की कोई बात ही नहीं बची है। कन्विक्शन की वजह दरअसल कोई फैक्ट नहीं है, कन्विक्शन की वजह हमारे काले कानून, मकोका जैसे कानून और यूएपीए जैसे कानून, जो कि इस तरह के फर्जी कन्विक्शन को अलाउ करते हैं। दरअसल कन्विक्शन की वजह यही है। वो जो पूरी साइंटिफिक एविडेंस की बात थी, अनइम्पीचेबल रिकॉर्ड की बात थी, वो सब चीजें कोर्ट को कन्विंस करने के लिए नहीं थी। वो सब चीजें सिर्फ हमको और आपको कन्विंस करने के लिए थी, पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए थी। और अगर आप पूरे हिंदुस्तान की ये जो टेरर की कहानी देखिएगा, तो आपको मोटा मोटी यही पैटर्न मिलेगा। आप कोई स्पेसिफिक ब्लास्ट की कहानी ले लीजिए, या बिलउमूम इन जनरल आप एज एक जत्थे के तौर पे सारे टेरर केसेस को ले लीजिए, तो नैरेटिव इसी तरह से बनता है। जो बातें पब्लिक में लाई जाती हैं, जिनको एविडेंस के तौर पे क्लेम किया जाता है, उनकी असल में वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि पब्लिक के जो डिमांड है कि टेररिज्म पे कुछ एक्शन होना चाहिए, वो डिमांड पूरी हो जाए, वो डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, पब्लिक की वो नीड सेटिस्फाई हो जाए। और उस सेंटिमेंट की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे कि हमारे बीच में खूंखार आतंकवादी रहते हैं जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, हमारी सरकार ऐसे कानून लेके आती है जो इस तरह के कन्विक्शन को पॉसिबल करते हैं। मसलन के हम सब जानते हैं ऐसे जितने भी कानून हैं हमारे सिस्टम में, हमारे संवैधानिक सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो सेफगार्ड्स मौजूद हैं, जो प्रोसीजरल गारंटीज मौजूद हैं, ये सारे काले कानून उन गारंटीज को खत्म करते हैं, उन सेफगार्ड्स को कट डाउन करते हैं। और इसीलिए ऐसा होता है, ये जो शुरुआत में पूरा एविडेंस का नाटक रचा गया एटीएस की तरफ से, उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी तरफ से आपको मकोका के अंदर लंबे पीरियड तक इन लोगों की जुडिशियल कस्टडी मिल गई। उस जुडिशियल कस्टडी में आपने इनका दर्दनाक टॉर्चर किया। यहाँ पे मैं नहीं समझता हूं कि बार बार उस टॉर्चर के वाकयात को बयान करना चाहिए, एक गैर इंसानी अमल है वो, और उसकी बार बार, लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे बीच और हमारे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो ऐसा टॉर्चर करते हैं, और हमारे बीच ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने ये खौफनाक टॉर्चर झेला है, तो हमें उसका एहसास जरूर होना चाहिए। तो वो खौफनाक किस्म का टॉर्चर झेलने के बाद जुडिशियल कस्टडी में जाहिर है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह के स्टेटमेंट पे साइन कर देता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट, मतलब ये हिंदुस्तान में प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं चाहिए कि पुलिस कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी से भी हासिल कर सकती है। तो हमारे रोजमर्रा के मजाक और हंसी मजाक में ये बात आम है कि हिंदुस्तान की पुलिस बकरी से कहलवा सकती है कि वो शेर है। तो ऐसे में किसी से किसी की जुडिशियल कस्टडी लेके उससे ये इकरार करवा लेना कि उसने कोई कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि इस तरह का बिल्कुल ही फर्जी और झूठा कन्फेशनल स्टेटमेंट हमारे काले कानूनों में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। इसकी बेसिस पे अदालत किसी को कन्विक्ट कर सकती है, किसी को जेल भेज सकती है, किसी को फांसी की सजा लगा सकती है, कम से कम लंबे अरसे तक जेल में तो रख ही सकती है। तो ये जो पूरा टेरर के ऊपर डिस्कोर्स बनाया जाता है, टेरर के ऊपर जो एक ड्रामा किया जाता है और एक नाटक के जरिए से एक माहौल बनाया जाता है, ये सिर्फ उस माहौल की बिना पर, उस पब्लिक सेंटिमेंट की बिना पर इन लोगों को इतने साल जेल में रखा गया, ऐसे कानून बनाए गए कि इन लोगों ऐसे बिना ठोस एविडेंस के कन्विक्शन हो सके और अल्टीमेटली कन्विक्शन किया गया। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक सेंटिमेंट ही है जिस वजह से ये केस आज तक सस्टेन ही कर रहा है। इसका दरअसल कोई लीगल, कोई एविडेंशियरी बेसिस नहीं है। ये मामला 7-11 के सिर्फ केसेस का नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस हैं हिंदुस्तान में। हमारे सामने बड़ा एग्जाम्पल है, इसी तरह का एक अक्षरधाम अटैक हुआ था गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में, जहां पे कुछ आतंकवादियों ने
मंदिर में घुस के कई लोगों को गोलियों से मार के हलाक किया था, जख्मी किया था, उसमें भी कुछ बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि ये बड़े बड़े कॉन्स्पिरेटर्स हैं, बड़े बड़े आतंकवादी हैं। उनको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उनको हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को कुछ राहत मिल पाई। तो 7/11 के मामला भी इसी तरह का है। आज हम लोग बैठ के इसको याद कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये लोअर कोर्ट से उठकर ऊपर की अदालत में जाएगा और जब इसकी सही मानों में जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, पब्लिक सेंटिमेंट के प्रेशर से हट के जब इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, तो यकीनन ये लोग बेगुनाह साबित होंगे और बाहर आएंगे। मेरा वक्त खत्म हो गया, बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बेगुनाह लोग नहीं है। ये 13 लोग इस वाहिद भाई बाहर आए हैं, मगर ये भी इसके उतने ही बड़े विक्टिम हैं। ये 13 लोग जो इसमें विक्टिमाइज किए गए और जिनकी जिंदगियां खराब की गई, हमारे जमा होने की वजह सिर्फ ये लोग नहीं है। इसमें कैजुअलिटी सिर्फ ये 13 लोग नहीं है। जो महाराष्ट्र ATS ने पूरा इसमें केस, झूठा केस खड़ा किया, उसकी दरअसल अगर कोई सबसे बड़ी कैजुअलिटी है तो वो सच्चाई है। इस केस की 7/11 के ब्लास्ट की सच्चाई, वो 200 लोग जो उस दिन हलाक हुए और वो 700 से ज्यादा लोग जो जख्मी हुए, उनका असल गुनहगार कौन है, किसने वो बॉम्ब, किसी ना किसी ने तो वो बॉम्ब लगाया था, कहीं से वो ब्लास्ट हुआ था। ये हमें मालूम है कि ये 13 लोग उसके गुनहगार नहीं है। ये बात साबित हो रही है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये लोग वहां मौजूद भी थे। उसके बावजूद पब्लिक सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक है, महाराष्ट्र ATS ने ये किया, लेकिन हमारे लिए एज अ पीपल, एज अ नेशन, कितना जरूरी है ये जानना कि असल में इसके गुनहगार कौन थे। सबसे बड़ा जो इसमें कोई विक्टिम है तो वो हम लोग हैं, क्योंकि आपसे जो असल गुनहगार है इस ब्लास्ट का, उसको आज तक शील्ड किया, विलिंगली या अनविलिंगली हम नहीं जानते, मगर इसके असल गुनहगार को आज तक शील्ड किया गया है। और इसीलिए आज हम जब जमा हुए हैं 13 साल बाद, तो हमारी पहली डिमांड यही है, इंसाफ तो हमें चाहिए, इन लोगों के लिए राहत भी हमें चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और सबसे बड़ा जो हमारा हक है, वो सच्चाई के ऊपर है। असल में इसके गुनहगार कौन है, किसने ये धमाके किए थे, इन्वेस्टिगेट कीजिए, उनको सामने लाइए, उनको सजा दीजिए। जो बेगुनाह लोगों को आपने पब्लिक कलेक्टिव कॉन्शियंस सेटिस्फाई करने के लिए गिरफ्तार किया है, उन्हें आजाद कीजिए, रिहा कीजिए और उनको राहत पहुंचाइए। मैं माजरत चाहूंगा वक्त ज्यादा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दावा शुक्रिया। अभी कुछ दिनों से पुलिस वाले मेरे घर पर आए, तो ये भाई क्यों आ रहे हैं अचानक? कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, 4 साल हो गए, कोई क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ पेंडिंग नहीं है, मैं किसी केस में वांटेड नहीं हूं, लेकिन पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अभी आज के अखबार में भी इस बारे में रिपोर्ट आई है कि अननेसेसरी मेरे घर पर आकर मुझे हरेस करने की पुलिस वाले, आज बॉम्बे पुलिस आज भी कोशिश कर रहे हैं। कल घाटकोपर के ACP जाधव साहब का फोन आया मुझे, क्या ये पुलिस स्टेशन? मैंने कहा क्यों बुला रहे, आइए चाय कॉफी पी। मैं पुलिस की चाय कॉफी नहीं पीता, 9 साल पी लिया, पेड़ भर गया। ऐसे ही पहले चाय कॉफी के लिए बुलाते थे, बिठाने के लिए बुलाते थे, और फिर उसके बाद छोटे केस में जो डाल दिया 9 साल के लिए। तो जब फवाद भाई टॉर्चर की बात कर रहे थे कि उसको बार बार बयान नहीं किया जा सकता, तो मुझे टॉर्चर याद आ रहा था अपना और इन भाइयों का। तो हम लोग ये सोचते थे कि हम बेगुनाह हमको इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, और उससे बड़ा सवाल हम ये पूछते थे अपने आप से कि इनका हिसाब कौन लेगा, कौन इन पुलिस वालों का गिरेबान पकड़ेगा कि तुम इनको क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों झूठे केस में डाल रहे हो। लेकिन बाहर आने के बाद कोई पूछताछ नहीं है, बेगुनाहों को सजाएं लग रही है, और दूसरे लोग जो है पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, ये उल्टी गंगा जो बह रही है। इंसाफ की जरूरत है, और जिस देश में, जिस सिस्टम में नाइंसाफी होती है कि वहां कुछ नहीं बचता। मैं अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाता हूं और हमारे
हमारे बुरहानपुर से जो मेहमान आए हैं, जिन्होंने 25 साल एक टेरर केस को भुगता है, जिसके कर्म को महसूस किया है, मुमताज मीर साहब हमारे दरमियान है। वो अपनी बात रखेंगे, इस केस पर बात रखेंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुमताज मीर साहब बहुत ही मशहूर कॉलमिस्ट है, उर्दू के उर्दू टाइम्स, बम्बई के उर्दू टाइम्स और उर्दू न्यूज़ में रेगुलर इनके जो कॉलम छपते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छा सोचते हैं। आपके सामने वो इजहार ख्याल करेंगे मुमताज मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, मैं अपने ताल्लुक से ये बताते हुए मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं खानदानी बेगुनाह कैदी हूं। मेरे वालिद भी, मेरे पिताजी 2 बार जेल में जा चुके हैं, या थे कहना चाहिए। पहली बार 1965 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गए थे, और दूसरी बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। 1975-76 में उसके तहत गिरफ्तारियां हुई थी और मेरे वालिद उसके तहत 10 महीने जेल में। शायद जर्नलिस्ट लोग ये बात जानते हो, बल्कि मेरा ख्याल है जानते ही होंगे कि लालू प्रसाद यादव की एक बेटी का नाम, जो राज्यसभा की एमपी है, मीसा भारती है। उसका नाम मीसा भारती इसलिए है कि वो उस वक्त पैदा हुई थी जब लालू प्रसाद यादव मीसा के तहत जेल में। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। 25 साल की कहानी को रिकलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ भूल जाऊंगा, हो सकता है बाद में याद आए, तरतीब से मैं कह ना पाऊँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं 2011 तक बॉम्बे में था। 2011 में बॉम्बे से शिफ्ट होकर मैं मध्य प्रदेश चला गया, बुरहानपुर चला गया, और अब मैं वहीं रहता हूँ। मगर ये कहानी जिस वक्त शुरू हुई, मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में ही रहता था। मेरी पैदाइश भुसावल की है। भुसावल एक रेलवे का बड़ा जंक्शन है। मेरे वालिद वहाँ पर रेलवे में ड्राइवर थे। कहानी शुरू होती है 1989 के रमज़ान के आखिरी अशरे से। रमज़ान में मुसलमान रात में तरावी पढ़ते हैं और तरावी पढ़ने के बाद वो चौक में जमा होकर चाय पानी उनकी चलती है, हल्ला गुल्ला चलता है। उस वक्त एक नए आईपीएस होकर आए डीवाईएसपी भुसावल में तैनात थे, और वो बीजेपी की या आरएसएस की मीटिंग से वापस आ रहे थे। अब वो वापस जा रहे थे अपने पुलिस स्टेशन में। बीच में वो चौक है जहाँ मुसलमान लोग तरावी के बाद में चाय पानी कर रहे थे। उन्होंने वहाँ चौक में 2 मुसलमान बच्चों को इसमें बिठाने की कोशिश की अपनी वैन में। उन बच्चों की स्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि लोगों ने वैन को घेर लिया और उनसे पूछा कि आप क्यों उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको क्यों वैन में बिठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने एक लड़की को छेड़ा है। तो भीड़ ने कहा कि ठीक है साहब, अगर आप वो लड़की को लेकर आ जाइए, अगर वो लड़की कहती है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लेकर चले आओ। तो उनको उन लड़कों को छोड़ना पड़ा। ये उनकी पहली चुप्पी हुई। फिर वो वहाँ से आगे बढ़े तकरीबन 25-30 कदम, फिर और चौक की तरफ बीच में आए। वो वहाँ पर एक होटल थी, ताज होटल। उन्होंने गाड़ी रुकाया और अंदर घुस गए और कहा कि ये बंद करो।
अब इत्तेफाक से उस वक्त वो 8 भाई है, 2 भाई जो थे वो वहाँ मौजूद थे उस होटल में। जो एक भाई था वो बड़ा चलता पुरता किस्म का आदमी था। उसने कहा कि साहब रमजान के महीने में तो आज तक किसी ने बोला नहीं, हमारी होटलें तो रात भर चालू रहती है। मगर इसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं बंद करने का, तो अभी 11 बजे बंद करने का हुक्म है, अभी 10 मिनट बाकी है। इसके बाद भी ये चाहते हैं आप कि मैं बंद कर दूं, तो आप जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ से बंद करवाते आइए, मैं बंद कर दूँ। अब यहाँ उनकी दूसरी स्थिति है। वो उनको चंद महीने हुए थे IPS एकेडमी से आकर। अब उन्होंने क्या कहा, अपने साथ वाले जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहा उन्होंने कि इनको बिठाओ गाड़ी में। उसमें से जो छोटा भाई था उसने उनको धक्का मार दिया और भाग गया। अब यहाँ वो गुस्से में आ गए, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। इसके अलावा उन्होंने जलगांव से, ये भुसावल का वाक़या, उन्होंने जलगांव से मदद मंगवाई और उन्होंने कर्फ्यू लगा। रात भर उन्होंने मुसलमानों के घरों में घुसकर मारा पीटा। और दूसरे दिन वो वाक़या हुआ जो अभी चंद महीने पहले कश्मीर में हुआ था और पूरे मीडिया में उसका बड़ा हंगामा मचा। हालांकि ये वाक़या 25 साल पहले हुआ और मीडिया में कुछ भी नहीं हुआ था। वो वाक़या ये है कि उन्होंने एक मुसलमान को अपनी जीप पर के बोनट पर बिछाकर पूरे भुसावल में घुमाया और ये वाक़या कश्मीर में मिलिट्री ने की और उस पर हंगामा मचा। खैर उन्होंने ये किया कि 84 लोगों को फिसाद मचाने के, हंगामा बर्पा करने के जुर्म में उनका केस बनाया। उसी दिन रात में कर्फ्यू की हालत में हम लोग एक जगह जमा हुए। खुफिया तौर पर हालत कर्फ्यू में एक जगह हम लोग जमा हुए। उसमें 25 से 30 लोग हाजिर थे। मेरे वालिद ने उसमें यह कहा कि भाई हम एक टेलीग्राम देते हैं सूबाई और मरकजी, उन्हें चीफ मिनिस्टर को और वजीर दाखिला को, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को, इसके अलावा पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर्स को। हुआ तो कुछ भी नहीं। अच्छा, उसमें एक बात यह और तय की गई थी कि चंद दिनों के बाद में ईद है, ईद पर हम लोग सब काली पट्टियां अपने बाजू पर लगाएंगे। न वो टेलीग्राम दिया गया, न वो काली पट्टियां लगाई गई, मगर उस मीटिंग का हाल 24 घंटे के अंदर अंदर उस डिवाइस तक पहुंच गया। उसने मुसलमान लीडरों पर इतना दबाव डाला कि वो काली पट्टी का प्रोग्राम भी हमारे लीडरों ने कैंसिल किया। अब ये केस चलता रहा 84 लोगों के ऊपर। फरवरी 94 में कोर्ट ने सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब उसका इंतकाम शुरू हुआ मई 94। उसने वो पूरे हंगामे में जो लोग किसी तरह मुलविस थे उनको उसने गिरफ्तार करके ढांढे में डालना शुरू किया। इस दौरान बाबरी मस्जिद का वाक़या हो चुका था, 92-93 के फिसादात हो चुके थे और मुसलमानों की ढांढे में गिरफ्तारियों की रेवड़ियां बढ़ गई। हम लोगों को भी, मैं उस वक्त बॉम्बे में था, 7 लोगों को भुसावल से और बाकी के 4 लोगों को यहाँ बॉम्बे से गिरफ्तार किया गया। हम लोगों को ऊपर ये इल्जामात लगाए गए कि हम में से एक आदमी कश्मीर गया था और उसने वहाँ पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली, बॉम्ब वगैरह बनाने की ट्रेनिंग ली, हथियार वगैरह चलाने की ट्रेनिंग ली। और बाकी के जो 11 लोग हैं वो जब उनको ट्रेनिंग देना चाह रहा था और इन लोगों के जरिए भुसावल का रेलवे स्टेशन
और रेलवे का ब्रिज वो उड़ाना चाह रहे थे, मगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। इस तरह हम पर इल्जाम लगाए गए और हमको जेल में डाल दिया गया। एक्चुअली जेल में डालने की तो बात बाद में है, पहले तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में 25 दिन तक हमको पुलिस ने टॉर्चर किया। पुलिस ने हमको टॉर्चर की। पुलिस टॉर्चर इसलिए करती है कि वो आपका जो विल पावर है वो ये तरीके अपनाते हैं टॉर्चर के अंदर कि आपका वो विल पावर खत्म कर देते हैं और जब आप ब्लैंक पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाते हो तो ब्लैंक पेपर्स पर साइन लेकर आपको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया। हमने 24 जून को ब्लैंक पेपर्स पर साइन किए, 25 तारीख को हमको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया। अब एक आम ख्याल ये है कि जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर नहीं होता, ये काम था। मगर जब हमारी एंट्री हुई जेल में तो हम सबको 11 के 11 लोगों को बहुत मारा, इतना कि हम लोग चलने के लायक नहीं और हमको जेल में पहुंचा दिया। यह हम 2-3 महीने जेल में रहे। उस वक्त नासिक जेल में राइट टाड़ा वाले भी जो फिसादात के दौरान गिरफ्तार हुए थे उन पर भी टाड़ा लगाकर उनको जेल में डाला। मेरा उस ताल्लुक से तासुर यह है कि अगर कोई सहाफी, कोई रिसर्चर उस वक्त जेल में जाता उनके हालात जानने के लिए तो उसको भी जेल में 2 महीना रहना पड़ता सब जानने। और कैसे कैसे अजीब व गरीब टाड़ा लगाए गए थे, मैं उसकी सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। एक 14-15 साल का लड़का था मेरे बैरिक में था। मैंने उससे पूछा, बेटा कि तू क्यों अंदर आ गया यार? तो उसने बोला, चाचा कि फिसादात चल रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। फिसादात चल रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। मुझसे जो सीनियर लड़के थे बिल्डिंग में, वो पुराने जमाने की जो बिल्डिंगों में बड़े बड़े वो होते हैं जहां से बैठकर बाहर देखा जाता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार चूल्हा ला दे। तो मुझे जबरदस्ती चूल्हा लाने की, और कर्फ्यू लगा हुआ था, दुकानें बंद थी, मगर हालत कर्फ्यू में भी कभी कभी गली गली में एक आध दुकान चल रही थी। मैं गया, मुझको कोई दुकान खुली नहीं मिली। मैं वापस आया, मैंने अपने सीनियर लड़कों से कहा कि भाई वो दुकानें बंद है। तो पूछा कि यार तूने वो दुकान देखा? मैंने देखा वो बंद है। वो दुकान देखा? तो मैंने हाँ वो भी देखा बंद है। वो दुकान देखा? मैंने नहीं देखा। मैंने जाना देख कर, बोले सर आगे जाकर देखना चाहिए था। तो मैं चाहता मैं आगे बढ़ तो आज तक वापस गया। इस तरह की गिरफ्तारियां हुई थी और उन पर टाड़ा लगा। अब 3 महीने के बाद हमारा, हालांकि हमें जेल में ये बताया गया था कि चूंकि आप पर टाड़ा है, आप लोग 1.5 साल से पहले जमानत की कार्रवाई नहीं कर पाए। मगर हमारे जो वालिदैन थे उन्होंने कोर्ट में वो रख दिया, जमानत दाखिल कर दी। अब ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम कि जज साहब ने हमको जमानत भी दी। अब हमारा जो जमानत का ऑर्डर है, बेल ऑर्डर जो है हमारा, उसमें जज मोहतरम ने उसकी वजूहात बयान की। मैं वजूहात मुख्तसर में आपके सामने बयान करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब उनको गिरफ्तार किया गया
तो इनको आईपीसी की 120B और 153A के अंदर गिरफ्तार किया गया। इन पर जो इल्जामात हैं वो 120B और 153A के अंदर में ही आते हैं। इन पर बाद में टाडा थोपा गया, मगर टाडा थोपते हुए प्रोविजंस ऑफ टाडा जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए उन पर टाडा फिट नहीं होता, इसलिए मैं इनको जमानत दे रहा हूं। टाडा में हायर पुलिस ऑफिसर जो है एसपी की, उस वक्त तक यानी 94 तक वही डीवाईएसपी जलगांव जिले का एसपी बन चुका। तो जिस सब इंस्पेक्टर ने हम पर ये लगाया, हमको गिरफ्तार किया, उसने हो सकता है उसने प्रायर परमिशन लिया होगा, उसके प्रायर परमिशन दिया भी होगा, मगर वो राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में प्रायर परमिशन नहीं था। तो जज ने यही नुक्ता सामने लाते हुए हमको जमानत दिया। अब हमारी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद जब हमने बेल ऑर्डर पड़ा तो हम बड़े खुश हुए कि चलिए साहब, एक जज साहब ये कह रहे हैं कि हम पर टाडा लागू ही नहीं होता, हमारा जो केस है वो यकीनी तौर पर टाडा के तहत नहीं चलाया जाएगा। अब इस तरह 5 साल निकल गए। जनवरी 99 में हमारे भुसावल के जो साथी थे, अब ये केस एक्चुअली डेट पड़ा था, हम लोग कोर्ट में न पुलिस हमारी तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार थी, न हमको कोई बुलाता था। इस तरह 5 साल बीत गए, मगर एक केस हम पर है, वो तलवार तो सर पे लटकी हुई थी हमारे। तो हमारे साथी बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में उन्होंने रिट पिटीशन डाले कि साहब हमारा केस जल्द से जल्द चलाकर खत्म किया जाए। औरंगाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि या तो इन्हें छोड़ दिया जाए, इन पर से केस खत्म कर दिया जाए, या 48 घंटे के अंदर अंदर इनकी चार्जशीट डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने हमको छोड़ा नहीं, 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने डेजिग्नेटेड कोर्ट नासिक वो हमारी चार्जशीट दाखिल कर दी। अब उसके बाद में हमारे चक्कर लगना शुरू हुए, कोर्ट के चक्कर लगना शुरू हुआ। तो टाडा का एक मसला यह है कि वही जज टाडा के केस की सुनवाई कर सकता है जिसको गवर्नमेंट के तरफ से डिजिग्नेट किया जाएगा, जिसको उसकी परमिशन दी जाएगी। इसी तरीके से वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके अंदर इंटरफियर कर सकता है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से उसका लेटर किया जाएगा। इस तरह हमारा केस शुरू हुआ, और केस तो नहीं शुरू हुआ मगर हमारे चक्कर शुरू हुए। हम नासिक से यहाँ कोर्ट जाते रहे, कभी जज साहब नहीं है, मतलब वो जज नहीं है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन। अगर जज है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इस तरीके से वो केस चलता रहा। केस नहीं चला मगर हम लोग चलते रहे। 2007 में रिव्यू कमेटी फॉर्म की गई टाडा केस के रिव्यू के लिए। अच्छा, एक बात और बतला दूं मैं, देखिए मैंने कहा था ना कि मैं भूल जाऊंगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, मैं इसीलिए बोला था। चलिए ठीक है, मैं खत्म करता हूँ। 1995 में टाडा की मुद्दत खत्म हो रही थी, उसको रिव्यू नहीं किया गया, उसको मरने दिया गया।
अब उसको क्यों मरने दिया गया? इसलिए कि मीडिया में बहुत हैवक मच रहा था टाटा की वजह से। नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर उस कानून को ब्लैक लॉ और ड्रैकोनियन लॉ कहा गया। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ शर्म आई और उसने उसे खत्म कर दिया। मगर हम लोग बड़े अजीब है साहब, जिन केसेस की बुनियाद पर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उस कानून को स्याह कानून या ड्रैकोनियन लॉ कहा गया, उसको उन केसेस को कोई फायदा नहीं पड़ा। उनको टाटा में ही चला गया तो सब हमारा भी चला। अब इधर देखिए कि 2007 में रिव्यू कमेटी ने कह दी, लेटर दी डिजिग्नेटेड कोर्ट टाटा को कि भाई इनका जो केस है वो टाटा में नहीं चलाया जाएगा। मगर जज साहब ने, उस वक्त जो जज थे, उन्होंने एक लेटर वापस भेजा रिव्यू कमेटी को, गवर्नमेंट को, कि साहब ये बतलाया जाए कि इन पर जो टाड़ा लगाया गया था वो क्यों लगाया गया था और हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है। वो साहब बड़ा अच्छा लेटर था, है ना, बड़ा अच्छा लेटर था ना, उन्होंने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया। मगर कुछ नहीं हुआ, उसकी सजा हमको भुगतना पड़ी। अगर वो टाड़ा हटा कर केस चला लेते तो शायद 2-4 साल में खत्म हो जाता, मगर हुआ कुछ नहीं। वो केस इस तरह चलता रहा। हम कई बार अपना डिस्चार्ज एप्लीकेशन रखे, कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर को 2012 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी पटा करेंगे। 2012 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने कहा कि साहब हमारा केस टाटा में न चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये तय करने के लिए कि ये केस टाटा में चला जाए या नहीं चला जाए, 4 साल ली उसने। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये लेटर दिया कि साहब हम इस केस की मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम डिजिग्नेटेड कोर्ट को ये कह रहे हैं कि ये केस खुद तय करो, आपके इसको टाटा में चलाना है या आईपीसी में चलाने का है, और 1 साल के अंदर इस केस को खत्म करो। साहब ये कितना बड़ा मजाक है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये तय करने के लिए कि इसको टाटा में चलाया जाए या नहीं चलाया जाए 4 साल ले रही है, 4 साल। और वही सुप्रीम कोर्ट डिजिग्नेटेड कोर्ट को बोलती है कि पूरा केस जो 1 साल में चला के खत्म करो। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है। हमारा जज के दिमाग में ये बात रहती है कि साहब हमको सिस्टम को फॉलो करने का है, इंसाफ हो या नहीं हो उससे किसी को लेना देना नहीं है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना। तो 4 साल उन्होंने ये सिस्टम फॉलो करने में निकाल दिया। ठीक है साहब, उसके बाद में भी नासिक में उनका लेटर पहुंचा। उसके बाद में भी साहब 2 जज बदल गए, मगर किसी ने उसको चलाने की कोशिश नहीं की। फिर एक तीसरे जज साहब आए, हम उनके बड़े एहसानमंद हैं कि उन्होंने ये तय किया कि चलाना है या नहीं चलाना है। एग्जैक्टली यही तय करना पड़ेगा हर जज को कि इस केस को चलाना है कि चलाना है। क्योंकि हम लोग 11 थे, 11 में से हर आदमी उस वक्त सब के सब डेट में मौजूद नहीं थे। उन्होंने क्या किया, न सिर्फ ये कि हम 11 लोगों को जो नहीं आया उसको फाइन करना शुरू किया, यहां तक क्या किया उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी फाइन किया। तब जाके ये केस 1.5 साल में खत्म हो गया। मेरा सवाल साहब ये है कि एक जज 1.5 साल में अगर ये केस खत्म कर सकता है तो दूसरे जज क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये केस में फंसने के बाद में मैं नौकरी कर रहा था गवर्नमेंट की टेक्सटाइल मिल में। इससे पहले मेरा कोर्ट कचहरी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसके बाद में मैंने बहुत सारे केसेस, मेरी नौकरी चले गई थी, 1 साल में नौकरी के बाहर रहा, मैं गवर्नमेंट टेक्सटाइल मिल में हुआ। उसको हासिल करने के लिए मेरे को कोर्ट में जाना पड़ा। वो केस 5 साल में खत्म हुआ।
मगर मैं 1 साल में मेरे को नौकरी मिल गई थी, मगर जो केस मैंने करके रखा था वो करके रखा। वो केस 5 साल में खत्म हुआ, लेकिन मैं और अपोजिट पार्टी जज के सामने मैंने टोटल निकाला, सिर्फ 3.5 घंटा खड़े रही, सिर्फ 3.5 घंटा, सिर्फ 3.5 घंटा मेरा बयान हुआ, सामने वालों का बयान के, जज की सुनवाई हुई, वकील के आर्गूमेंट्स हुए, सिर्फ 3.5 घंटे के लिए 5 साल लगे। क्यों ऐसा क्यों? 1 हफ्ते में क्यों नहीं खत्म? ठीक है सर, हाँ जी 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 ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये मेरे सवाल थे, आप भी सोचिए इसके किस तरह इसको हल किया जा सकता है। हमसे ज़्यादा हमारे जो मुंसिफी में जजेस है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, उसको सोचना चाहिए। कितना 10-10, 20-20 साल क्यों लग जाते हैं? चलिए, शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ मुमताज़ साहब से कि यहाँ में वक्त की किल्लत है यहाँ पर, और ये 6:30 बजे हमको हॉल खाली करना है इस तरह। तो मैं गुजारिश करूँगा खालिद सिद्दीकी साहब से, और एक ऐलान ये है कि जो साजिद अंसारी इस केस में जो फंसे हैं बेगुनाह, उनको सजा लगी है, उनके बड़े भाई को तबीयत उनकी ख़राब है, बुखार है, उनको फिर भी वो रोड से आए हैं और हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने माजरत चाहिए कि वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे दरमियान मौजूद है। मैं खालिद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे केस के ऊपर अच्छी रिसर्च उन्होंने की है, कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। वालिदा ने बताया इस केस के ताल्लुक से रिसर्च तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उनके ज़रिए से हमने हालात, पूरे केस के जो है वो हालात का उसका जायज़ा लिया। ये जो सारे आपके यहाँ लोग दिख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं मेहनत में हैं, आप इनको देखिए। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि हमने इनको देख के बहुत सारे फैसले किए, और इनके जो घर के हालात हैं हमें उनको भी जरूर जानना चाहिए। जैसे हमारे कमाल साहिब साहब की वालदा यहाँ मौजूद है, और ऐसे पहले भी इस तरह के काम यहाँ पे हुए हैं, उसमें किसी ने किसी के घर वालों को यहाँ बुलाया गया और उससे जो है स्टेटमेंट लिए गए। अगर आप इनके घर वालों से मिले, देखिए आज एक हकीकत बातें हुई है। कमाल अंसारी कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनको मुंबई आए, उनकी वालदा का क्लेम ये है कि वो मुंबई कभी समझ नहीं किया उन्होंने, और हमारा जो सिस्टम वो ये कहता है कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ बहुत कुछ किया है। तो एक बड़ा रोशन मार्ग, हम इस तरफ नहीं सोचते हैं। हम खाली ये सोचते हैं कि जो एक हादसा हुआ उसके बाद कैसे जल्दी से जल्दी उसके ऊपर जो है कुछ लोगों को पकड़ लेना चाहिए, उसके ऊपर केस बनाना चाहिए, और हम मुतमईन होकर के घर में बैठ जाते हैं, हम सवाल नहीं करते। और आज तो सवाल करना जुर्म हो गया, सवाल करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है। आप अगर हुकूमत से सवाल पूछेंगे तो सबसे बड़े मुजरिम आपको नसीब दहशतगर्द हो सकता है, एंटी नेशनल का आपके ऊपर केस लगा दें। और ये ऐसा नहीं कि आम लोगों के साथ में हो रहा है, ये उन लोगों के साथ में हो रहा है जो पार्लियामेंट में भी बैठते हैं साथ में, वो भी आगे डर रहे हैं कि हम सवाल करें कि ना करें। यहाँ पे आने में बहुत सारे लोग डरते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये जिन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, इनके लिए बात करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं अब्दुल वाहिद साहब, और वो लोग जो इनका साथ दे रहे हैं। मैं आपसे भी बहुत दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ, इस केस में इनका साथ दीजिए। ये जो लोग हैं, ये 12 विक्टिम नहीं है, ये 12 खानदान हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी वालदा हैं, इनके बाप हैं। एक बाप अभी फौत हो गए सिर्फ इस खबर से कि उनके एडवोकेट ने कहा कि अगर हम आगे गए और अल्लाह न करे ऐसा हो गया कि वहाँ आप साबित नहीं कर पाए इनका बेगुनाही इनकी, तो उनको सजा इनकी लग जाएगी। अगले दिन उनका इंतकाल हो गया, उनको हेडेक आया। आप सोचिए, ये लोग रोज मर रहे हैं, इनके खानदान वाले रोज मर रहे हैं, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? 25 साल बाद अगर इनको इंसाफ मिला तो क्या उस इंसाफ को इंसाफ समझेंगे? इनकी जवानी तो गुजर गई, जो 28 साल में गया था 9 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो गई? 37 साल। जो 30 में गया 39 साल, 43 साल के हो गए, 45 साल के हो गए। एक साहब अभी मेरे पास 2-3 साल पहले रिहा हो गए 25 साल बाद। अब्दुल रहीम वो एग्जाम देने जा रहे थे, पुलिस ने पकड़ा,
गाड़ी में डाला और ले गए, 25 साल बाद रिहा हुए और लोगों ने उसको वेलकम किया, हाँ हमको इंसाफ मिल गया। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ की मौत है। जैसे हमारे मीर साहब ने कहा कि जो फैसला 3 घंटे में, 3.5 घंटे में या 1 हफ्ते में या 2 महीने में हो सकता था, वो 4 साल तक कोर्ट ये सोच पाई कि ये केस इसमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अगर आप इंसाफ, इसको इंसाफ कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ, ये तो इंसाफ की मौत है। 25 साल बाद आपको ये समझ में आता है कि ये यहाँ पे जो लोग आए हैं जिनको जेल में रखा गया है, ये 25 साल बाद बेगुनाह है, उनके 25 साल आप कैसे लौटाएंगे? कोई रकम तो है नहीं कि इन्वेस्ट की गई, 25 साल बाद होश आया बैंक को, अच्छा ये रकम आई थी 500 रुपये, इसको लौटा कर 5,000 या 5 लाख कर दिया जाए। ये तो इंसान की जिंदगी का वक्त है, जो उसने अपनी जवानी दुनिया के अंदर अपने घर वालों की, अपने भी बच्चों की परवरिश करके वो उसका लुत्फ जिसको बोलते हैं उठा सकता था, एंजॉय कर सकता था, वो तो आपने उसको जेल में तजुर्बन में उसको गुजार दिए और उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? या इसका कोई प्रोविजन है हमारे यहाँ जिन लोगों ने इनके साथ में, जब जो लोग पीछे जिनको अभी इंसाफ मिला है, सो कॉल्ड इंसाफ, सो कॉल्ड जस्टिस, क्या कोई प्रोविजन है हमारे यहाँ कि वो जो लोग जिन्होंने इनको इसमें एक्यूज किया उनको कोई सजा लगेगी? हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। एक भी आदमी, आप एक वाकया बताइए, कोई एक नाम के, हाँ फला आदमी को इसमें ऐसा किया था, फला ऑफिसर या फला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा किया था तो उसको ये सजा लगेगी? एक भी नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता। और जब तक वो नहीं होगा, इस तरह के वाकयात हमारे इस देश में होते रहेंगे, क्योंकि अब जो होगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज आप देख रहे हैं, पहले तो ये हो रहा था कि कुछ ब्लास्ट करो और इनको फंसाओ, अब ऐसा नहीं है, अब मौत आता है, फंसाने की जरूरत ही नहीं है, जिंदा रहती क्या मतलब जेल में, सड़क पे मारो खींच खींच के। ऐसे आप कैसे इंसाफ करेंगे? आप एक बड़ी खाई खोदते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उसको दराज करते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह से इंसाफ होगा। इंसाफ तो तब होगा अगर ये कल बेगुनाह साबित होकर के छूटेंगे इंशाअल्लाह, ये यकीन। वो लोग जिन्होंने इनको फंसाया है वो भी उसी तरह जिस तरह दिया जेल में, उसी तरह सलाखों के पीछे हो, ताकि ऐसा करने वाले द्वारा 1000 मरतबा सोचें कि अगर हमने किसी एक को भी फंसाया, चाहे वो कोई भी हो, तो बहुत मुमकिन है कि हमको भी सजा होगी। तो क्योंकि इससे उनके दिल बड़े हो गए, सबको मालूम है हमको कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारे वाकयात हो रहे हैं। एक बार अगर इंसाफ के तकाज़ों को सही से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह तो ये मसला हल होगा। ये सिर्फ 200 लोगों का मसला नहीं है जो 10th क्लास में जिन्होंने अभी जाने गवाई, उनके साथ साथ में 12 लोग और उनके खानदान भी। अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया तो मुझे यकीन है कि ये इंसाफ का बहुत बड़ा खतरा होगा। लिहाजा मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अब्दुल वाहिद साहब की और जो खानदान इस केस को पूरा देख रहे हैं उनको की भरपूर हिमायत करें, उनकी तारीफ करें, ताकि इस केस को जो है जल्द से जल्द है अंजाम तक पहुँचाया जा सके। वाकई में शुक्रिया खालिद साहब। केपी रघुवंशी, कृष्णपाल रघुवंशी, इस केस के या जब ये केस छोटा केस बनाया गया उस वक्त एपीएस के चीफ थे। अहमदाबाद में एक मीटिंग होती है कुछ दिनों कबल, जिसकी सदारत केपी रघुवंशी करते हैं और जिसमें मेहमान खुसूसी है डीजी बंजारा, डॉक्टर अमीन, इशरत जहां केस इनकाउंटर के सारे पुलिस अधिकारी, और एक वो कमेटी फॉर्म करते हैं जिसका नाम है विक्टिम ऑफ स्टेट। वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम भी विक्टिम है स्टेट के, क्योंकि हमको भी फला फला केसेस के अंदर या तो फंसाया गया या तो एलिगेशन लगे। और उन लोगों ने मिल करके ये एनजीओ फॉर्म की है, वो आवाज उठा रहे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, चाहे वो इनकाउंटर कर दे, चाहे वो लोगों को झूठे केस में फंसा दे, चाहे वो प्रोसिक्यूट करके फांसियां लगा दे, हमारे पर उंगली मत लगाओ, हम जो करते हैं वो सही करते हैं। तो मोहतरम हज़रात, हमारे दरमियान खालिद भाई मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो 2 मिनट अगर कुछ वो माजरा चाह रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है,
तो आज के इस प्रोग्राम की सदारत हमारे दरमियान मौजूद है चीफ गेस्ट शारिफ ए अली। ये दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। क्विल फाउंडेशन दिल्ली के रिसर्चर है, स्कॉलर है और इनोसेंस नेटवर्क के फाउंडर मेंबर है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म में बहुत पेश रहे हैं। हमारे केस पर काफी रिसर्च की है। पूरे मुल्क के अंदर जितने टेरर केसेस हुए हैं उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा शारिफ अली से कि वो इस केस पर रोशनी डाले और इजहार ख्याल करे। शारिफ अली। शुक्रिया वाहिद भाई। वाहिद भाई ने मुझे चीफ गेस्ट बना दिया है और इसकी मेरी कोई हैसियत नहीं। यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि जो ये लड़ाई है इस कमरे की, इस केस की, मुमताज मीर साहब की, इन लड़ाइयों का पैरेलल्स इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, दूसरी कंट्रीज में, और उसमें किस किस तरह से वो जंगें लड़ी जा रही हैं, कहाँ कहाँ उम्मीदें नज़र आ रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं नज़र आ रही हैं, ये कुछ बातें आपके सामने रखूं। पर इस दोनों तरफ जो हमारे पास बैठे हैं, जो गम है ये, जिस 13 साल बाद भी जिस चीज़ के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इतनी शिद्दत से बोल रहे हैं, इसकी अपनी एक सच्चाई है। और वो सच्चाई कोर्ट में प्रूव हो नहीं हो, वो सच्चाई तो सच्चाई है। और सच्चाई के साथ एक गम भी है कि 25 साल अगर किसी की जिंदगी की एक तो राइट टू लाइफ और उस लाइफ के अंदर जो लिबर्टीज हैं और जो भी चीज़ें हैं, जो खुशियां हैं, उसको छीन लेने का मतलब क्या होता है, उस मतलब को कोई भी स्टेट कैसे, किस तराजू में तौलेगी और उसे क्या करेगी, क्योंकि वो तो सच्चाई है। और वो सच्चाई का कॉग्निजेंस अगर स्टेट और जुडिशियल सिस्टम नहीं लेगी तो सिर्फ उनका ही नुकसान है, लोगों का शायद नुकसान नहीं है। इनोसेंस नेटवर्क एक नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क है उन लोगों का और उन इश्यूज का जो रॉन्गफुली प्रोसिक्यूटेड है, जिनको गलत फंसाया जा रहा है। आज हम इस केस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। गलत फंसाने का क्या मतलब है? ये सिर्फ मुंबई या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशंस के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है। पिछले 20 सालों में और उससे पहले भी, पर स्पेशली पिछले 20 सालों में, जब से ये पूरा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आया है, सारे कंट्रीज में, स्पेशली जो पिछले कंट्रीज हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है या ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उसमें कई कई तरीकों से ब्लैक लॉज, ड्रैकोनियन लॉज का नाम आ रहा है। ये कानून बेसिकली क्या है? ये कानून तो सिर्फ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जो हमारे सिस्टम के तौलने के तराजू हैं, उनके पैमानों को बदल देने की बात है। एक्चुअली ये कानून कोई अलग तो है नहीं, ना कोई अलग प्रोसीजर है, ना कोई अलग सब्सटेंटिव एलिमेंट है, कोई चीज नई नहीं है। बस ये है कि जो इस्टेब्लिश्ड है वो पैमाने बदल दे। और पूरी दुनिया में कई किस्म के पिछड़े हुए लोगों, सिर्फ मुसलमान नहीं हैं इसमें गरीब हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग आइडेंटिटी, अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग आइडेंटिटी हो जाती है। कहीं हिंदू हैं, कहीं मुसलमान हैं, कहीं कोई और लोग हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ओवरऑल सिक्योरिटी मुस्लिम्स के खिलाफ काम किया है, इसके भी सच्चाई है, पर वो सच्चाई वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, उसके आगे भी। लैटिन अमेरिका में उसकी अलग सच्चाई है, इस रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन की उसके क्या वजूहात हैं, उसके क्यों होता है वो। जहाँ पे 7/11 का ब्लास्ट हुआ, इतनी सारी मौतें हुई, उनका गम और जो मेरे बगल में बैठे हैं उनके गम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, जिनकी मौत हुई और जिनकी जिंदगियों को छीन लिया गया। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है एक्सक्लूजन का, सिस्टम से लोगों को निकालने का, उसकी चीज़ों को उनको मुहैया नहीं करने का ये एक तरीका है जो स्टेट्स अपना रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको देखा नहीं जा रहा।
और ऐसा भी नहीं है कि उनके आवाज़ों को, जो सही और सच्ची आवाज़ें हैं, उनको सुनने की जगहें नहीं हैं, या ऐसे लोग नहीं हैं जो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। वो अलग बात है कि सामने नहीं, वो अलग बात है कि स्टेट्स आजकल जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको कुछ किया नहीं जा पा रहा है, वो भी बात सच है। लेकिन आप जो इस कमरे में बैठे हैं और जो कई सारे लोग ये फील कर रहे हैं, जो सच्चाइयाँ यहाँ कही जा रही हैं, आप अकेले नहीं हैं। 7/11 के केस में पैमानों को बदल दिया गया। मकोका एज अ कानून क्या इवन टेररिज्म केसेस में लगाया जा सकता है? इसका जजमेंट हमारे पास कोर्ट का ही दिया हुआ है कि नहीं लगाया जा सकता। इंसर्जेंसी के अंदर नहीं आती हैं ये चीज़ें। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए पैमानों को बदला गया था, उसमें कितना काम किया नहीं किया वो तो एक अलग बहस है, पर ये जजमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है कि टेररिज्म केसेस में इसका कोई यूएपीए के होने की वजह से इसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पूरे सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरी दुनिया में, इस पूरे मॉडर्न सिस्टम का ये बेसिस है कि कोई बात कोतवाल को जो कही गई है उस पर वैलिडिटी नहीं है, और ये सब जानते हैं। कन्फेशंस पुलिस ऑफिसर को वैलिड कभी हो ही नहीं सकते, ये बेसिक सेंस कहता है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन उस बेसिक सेंस को गारंटी करता है, कोई नई बात नहीं कहता। वाहिद भाई के केस में, कमाल भाई के केस में कन्फेशंस को के प्रिंसिपल बेसिस पे कन्विक्शन है। कोई भी समझदार आदमी या जज या कोर्ट के सामने ये बात नहीं टिक पाएगी कि ये केस सही है, क्योंकि इसमें कोई बेसिस है ही नहीं। पुलिस कन्फेशंस को मकोका के अंदर वैलिड कर दिया गया, पूरे सिस्टम में वैलिड नहीं है, तो सच्चाई आप कैसे पकड़ेंगे? सच्चाई को कैसे नापेंगे? और ये बात देखा जा रहा है। बहुत और तरीके, बहुत और चीजें भी हैं। एटीएस और क्राइम ब्रांच की अपनी लड़ाई है इसमें, दोनों ने अलग अलग अक्यूज को पकड़ रखा है, दोनों ने अलग अलग चीजों को, अलग अलग लोगों को सेम सेट ऑफ क्राइम के लिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि अगर एक ही एजेंसी ने ये दो काम किए हैं तो दोनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत आदमी ना फंसे। और हम इनोसेंस नेटवर्क में इस चीज को मैप करते हैं कि अलग अलग दुनिया में लोगों को किस किस तरीकों से, किन किन चीजों के अंदर कहां पे फंसाया जा रहा है, जिससे ये गम, ये लॉसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये तो सबके लिए खराब है। इनोसेंस नेटवर्क ये समझता है कि ये केस को कोई भी तराजू से जब तोला जाएगा, और ये तो अभी लोअर कोर्ट का जजमेंट आया, अल्टीमेटली लोअर कोर्ट तो बस वही है, लोअर कोर्ट है, उनके पास जुडिशियल लॉ मेकिंग पावर्स भी नहीं है। लोअर कोर्ट का जजमेंट आया है, जजमेंट में बहुत से हम उसका पालन करते हैं, जजमेंट आया है, बहुत सारे बेसिस हैं, लेकिन फंडामेंटल देखने के क्राइटेरियाज, असेसमेंट के क्राइटेरियाज इन सारी बहसों में सॉलिड नहीं है, और जब हाई कोर्ट पे पहुंचेगा तो इसकी बहस होगी। और जैसे मुमताज मीर साहब ने कहा कि ये बहस बहुत लंबी है और इस बहस में बहुत गम है, ये बात तो सही है, और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी सही है कि जब भी इसकी सही से कंसिडरेशन होगा इस केस का, और नहीं तो हाई कोर्ट में, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, इवन दो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं है, लेकिन अरीनाज हैं, कुछ होता नहीं है लेकिन अरीनाज हैं जहाँ पे लोग हंसते हैं, और ऐसा नहीं है कि उस हंसी का असर नहीं पड़ता है कंट्री पे, पड़ता है। हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, उसमें भी बहुत सारी बहसें होती हैं। हमारा सिस्टम सच्चाई को पकड़ने के लायक रहेगा या नहीं रहेगा, या इन कानूनों से उस सच्चाई के बाहर चला जाएगा, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिस्टम की, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, इसको सुनते हैं, इसको बोलते हैं, अलग अलग अरीनाज में तरीकों से इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये अंदर के भी लोग हैं सिस्टम के। बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो हुए हैं, बहुत सारे कन्विक्शंस हुए हैं, ऐसे नहीं हुए हैं, उसके अपना एक इंडियन जुडिशरी का अपना एक स्टेट है, बहुत सारी उसमें अभी जंगें चल रही हैं। इसी बीच में बस मैं अभी एक बात ये कहना चाहूँगा कि केस तो आगे जाएगा ही, पर वाहिद भाई ने इसके लिए रिलेंटलेसली लड़ा है।
ये लड़ाई आसान नहीं है। इन्होंने भी रिलेंटलेसली लड़ाया, उन्होंने भी रिलेंटलेसली लड़ाया, और यहाँ मेरे बगल में और हर जगह, यहाँ पे मुंबई में आप किसी से भी मिलिए इस केस के कॉन्टेक्स्ट में, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग इस पे रिलेंटलेसली काम किए जा रहे हैं, और वो एक सच्चाई है। वाहिद भाई एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, इसी तरह से संजीव भट्ट भी, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी कोर्ट के सामने, जो भी सच था। जो केस में कस्टोडियल किलिंग के केस में अभी वो अंदर है, उसके तो अलग बहस है, वो भी एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। वाहिद, हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से और यूएन के ह्यूमन राइट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म से भी वाहिद भाई के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि इनको परेशान नहीं किया जा सकता है, और अभी भी दुनिया इस लेवल पे है कि कुछ चीज़ों की सच्चाई को मानती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सेक्रेटरी जनरल है जस्टिस दत्तू, उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को मानते हैं। तो जब ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को मानते हैं तो क्या मानते हैं? उर्दू में उसका नाम मुजाहिद है, मुजाहिद को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कहते हैं। तो इनसेंस नेटवर्क वाहिद भाई को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर समझती है, और इस केस को आगे ले जाने में, अपनी आवाज़ कंटिन्यूसली रखने में 13 साल तक ये एनर्जी मेंटेन करना आसान काम नहीं है। और इसीलिए आज हम यहाँ आए कि अपनी छोटी सी बात बस रख पाएँ कि ये लड़ाई एक छोटे लेवल पे मुंबई के अर्बन पुअर जगह की सिर्फ बात नहीं है। अभी एनआईए भी आया हुआ है, बहुत सारे लीगल सिस्टम्स बदल रहे हैं, हम पूरे इंडिया में इस तरह के केसेस देख रहे हैं। हमारी कोई ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमारे नेटवर्क्स हैं जो इस बात को वॉच कर रहे हैं। और इन बातों को सही जगह पहुंचाने की थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस लड़ाई को जारी रखें। इंडियन जुडिशरी को वॉच किया जा रहा है कि जुडिशरी किस स्टेट में कहां तक जाएगी, क्या वो सच्चाई पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, और नहीं पकड़ पाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन इस बीच में जब तक ये जंगें जारी हैं, जो लोग ये जंग को लड़ रहे हैं उनको मोहब्बत देना हमारा काम है। सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, और कहीं ना कहीं सच्चाई और अच्छी चीज़ों की उम्मीदें और प्रैक्टिसेस को हम ना छोड़ें। तो इसको ख़त्म करते हुए वाहिद भाई के लिए और जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इनको दुआएं, इनके लिए दुआएं और एक ताली काफ़ी देर तक जो इनको खुशी दे। शुक्रिया शारिक भाई। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम, 2-3 बातें करके मैं खत्म करता हूँ। अभी मैं बैठा था, मुमताज़ मिर्ज़ा मुझे याद दिला रहे थे कि मैंने आपके केस में एक ऑफिसर के ऊपर आर्टिकल लिखा था, वो भी कोई भट्ट थे और ये भी कोई भट्ट है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ वो विनोद भट्ट थे और ये संजीव भट्ट। तो विनोद भट्ट एसीपी थे बॉम्बे के, जो हमारे केस में आईओ थे, और जिनको पुलिस कमिश्नर एएन रॉय, ये कहानी मुझे बार बार बतानी पड़ती है, ये फैक्ट है जो हमारे साथ हुआ, और के.पी. रघुवंशी ने प्रेशराइज किया कि इन 13 लोगों पर जो फॉल्स केस बनाओ और उनको प्रोसिक्यूट करो, इनको चार्जशीटेड करो। जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो उनकी बीवी को जेल में डालने की बात की गई, उनको प्रेशराइज किया, और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को दे दी, अपना बटवा अपना सामान अपने ड्राइवर को दे दिया और वो चले गए। जिस माहिम स्टेशन के पास बम ब्लास्ट हुआ था, उसी माहिम स्टेशन की पटरी पर जाकर अपनी जान दी। तो ये विनोद भट्ट है, जिन्होंने एक ईमानदार ऑफिसर, जिन्होंने गलत नहीं किया बल्कि अपनी जान कुर्बान करने को तैयार किया। तो ये हमारा सिस्टम है, ये पुलिस सिस्टम है जिसमें ईमानदार ऑफिसरों को खुदकुशी करनी पड़ती है या जेल के दरवाजे देखने पड़ते हैं, और बेईमान ऑफिसरों को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। जो हमारे केस में आईओ का झूठा, जिसने पूरा बोगस केस बनाया, पाटिल, SL पाटिल, सदाशिव लक्ष्मण पाटिल, उसको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया कि तुमने 7/11 का बहुत बड़ा केस क्रैकडाउन किया। अभी मैं बैठा था तो मुझे 2-3 चीजें याद आ रही थी। एक तो ये कि कल मैं हाईकोर्ट गया था इस केस के कागजात लेने के लिए, 45,000 पेजेस के कागजात।
और हाईकोर्ट के कारकुन ने कहा कि हर एक पेज का 1 रुपया आपको भरना पड़ेगा, और आप 2 सेट लेके जा रहे हो तो 90,000 भर के जाओ। और उसको एक अजीब तकलीफ हो रही थी, इतने सारे पेजेस में आपको पॉकेट में कैसे दे दूंगा, 90,000 भरो। मैंने कहा कोर्ट का ऑर्डर लाया हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो लिख कर दे दो, अगली तारीख पे तुमको कोर्ट के सामने खड़ा कर देता हूँ। फिर उसने यहाँ वहाँ कई जगह फ़ोन लगाया और फिर बड़ी सी ट्रॉली लेकर आया जिसमें वो सारे कागजात को डंप किया गया, और फिर एक बड़ी टेम्पो करके हमको वो कागजात हाईकोर्ट से एक दूसरे ठिकाने में जाके रखना पड़ा। 45,000 पेजेस सिर्फ एक व्यक्ति को दिए गए हाईकोर्ट की तरफ से। ये झूठ, और इतना बड़ा झूठ, और झूठ और इतने सारे सफात पर मुश्तमिल झूठ, ये अजीब झूठ जो है ATS में गड़ा है, जिसको समझने की ज़रूरत है। तो अजीज भाइयों, इस पूरे प्रोग्राम की प्रेस नोट यहाँ मौजूद हमारी एक कारकुन बना रही है। जिस मीडिया पर्सन्स को वो प्रेस नोट चाहिए वो खालिद सिद्दीकी साहब के पास अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, इंशाल्लाह आधे घंटे में आपको प्रेस रिलीज आपके ईमेल पर मिल जाएगी। और कोई प्रेस रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट अगर स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमानों से या विक्टिम से या फैमिली मेम्बर से कुछ अगर सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का और मेहमानान का शुक्रिया करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेगुनाह हमारे साथी है बहुत जल्द हाईकोर्ट से जो है बाहर आएंगे, और इसी जगह हम उनका एक शानदार प्रोग्राम लेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।